गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटॉमिक केमिस्ट्री में। जैसा कि आप जानते हैं कि 12th के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किया गया है। उसी सीरीज के क्रम में सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं आपके लिए। आइए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 10 क्वेश्चन, सॉल्यूशन का 10 क्वेश्चंस। उसके आगे से यहां पर आप लोग को पढ़ाया जाएगा 11 क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 11 से। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सॉलिड स्टेट का भी और सॉल्यूशन के पहला वीडियो का भी, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाके पहले उसको देख लें, फिर इसको देखा जाए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम होगी? किसकी हिमांक बिंदु न्यूनतम होगी? आपको जैसा कि पता है कि हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है, जिसमें अणुओं की संख्या सबसे कम होगी उसका अणुसंख्य गुणधर्म कम होगा, और जिसकी अणु की संख्या ज्यादा होगी उसकी अणुसंख्य गुणधर्म ज्यादा होगी। जैसे हिमांक बिंदु यानी हिमांक किसका कम होगा? तो जिसका हिमांक में अवनमन ज्यादा होगा उसकी हिमांक बिंदु कम होगी, यानी जिसका हिमांक ज्यादा घट जाएगा उसकी हिमांक बिंदु कम होगा। कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए देख लीजिए, यहां पर एक 0.01 मोलर NaCl बाबू किस में टूटता है? Na प्लस और Cl माइनस में, यानी कई गो अणु मिला? 2 गो अणु। लेकिन इसकी सांद्रता कितना दिया हुआ है? 0.01 मोलर। 0.01 मोलर, दोनों को गुना कर दीजिए, यानी हो जाएगा 0.02। ये आ गया। चलिए इसके लिए भी देख लेते हैं। ये क्या है बाबू? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जनरली नहीं टूटता है, लेकिन थोड़ा अम्लीय होता है, थोड़ा सा टूटेगा भी तो बहुत कम। इसकी अम्लीयता बहुत कम होती है, इसलिए ज्यादा विघटित नहीं होगा। क्या कितना सांद्रता है? 0.005 मोलर। ये आपका इसका सांद्रता हो गया। MgCl2 C छोड़ दिया है, MgCl2 Mg टूटेगा 2 गो Mg और 1 गो Cl में, यानी टोटल अणु कितना? 3। इसकी सांद्रता कितना है? 0.005। गुना कर लो बाबू, 5×15, यानी 0.015। ये आ गया 0.015। इसके देख लीजिए MgSO4 2 अणु में टूटेगा, एगो Mg में और एगो SO4 में। इसकी सांद्रता कितना दिया है? 0.005। गुना कर लीजिए, यानी 0.01। आप देखिए किसका ज्यादा आया है? आपका इसका 0.02। इससे ज्यादा किसी का है क्या? किसी का नहीं है, यानी इसकी हिमांक में अवनमन सबसे ज्यादा होगा। यानी हिमांक में अगर अवनमन ज्यादा हो गया तो उसकी हिमांक बिंदु सबसे कम होगी। आप यहां से इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए? अणुओं को तोड़ लीजिए। अगर विद्युत अपघट्य पदार्थ है तो उसको तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद Na प्लस और Cl माइनस मिला, कितना अणु मिला? 2। और जितना सांद्रता दिया हो उससे गुना कर लीजिएगा। सांद्रता जितना दिया हुआ था उससे गुना कर लिए। जिसका सबसे ज्यादा आएगा उसका हिमांक में अवनमन, यानी कोई भी अणुसंख्य गुणधर्म सबसे ज्यादा होगा। अगर हिमांक में अवनमन ज्यादा हो गया तो उसकी हिमांक बिंदु कम होगी। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बीएससी भी 2018 का क्वेश्चन है, 2018 के क्वेश्चन पेपर में था। तो अधिकांश क्वेश्चन वही बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है या आने की संभावना सबसे ज्यादा है, उसी को बताया जा रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। देखिए मानव रक्त का पीएच मान, जो रक्त होता है उसका पीएच मान थोड़ा बेसिक होता है। थोड़ा बेसिक, ज्यादा बेसिक नहीं होगा, थोड़ा सा बेसिक होता है। इसका 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान थोड़ा बेसिक होता है। अब थोड़ा बेसिक में देख लीजिए कितना है, तो 7.4 के आसपास होता है। 7.4 होता है, उसको टिक कर सकते हैं। ये मानव रक्त की पीएच को पूछा जा रहा था, आप वहां से बता सकते हैं 7.4 होता है। अगले प्रश्न की बात करें, 0.1 मोलर बेरियम नाइट्राइट घोल का वांट ऑफ गुणांक दिया है। वांट ऑफ गुणांक कितना दिया है बाबू? 2.74 हो तो विघटन स्तर ज्ञात करना है। वियोजन की दर ज्ञात करना है, विघटन का स्तर ज्ञात करना है कि कितना विघटन हुआ है उसको निकालना है। देखिए पहले तोड़ दीजिए। बेरियम नाइट्राइट है, बेरियम 2 प्लस और नाइट्राइट 1 माइनस, यानी ऐसे तोड़ लीजिए। बेरियम नाइट्राइट है ना बाबू, NO2 का होल 2, इसको तोड़िएगा तो बेरियम 2 प्लस NO2
1 माइनस 2 गो, यानी n का मान कितना आ गया 3, एगो बेरियम और 2 गो नाइट्राइट। आपको पता है वियोजन का दर ज्ञात करने के लिए अल्फा बराबर i माइनस 1 अब बटा n माइनस 1। अल्फा बराबर i माइनस 1, i का मान कितना दिया हुआ है 2.74 और माइनस 1 अब बटा n माइनस 1, n का मान कितना आया है 3 माइनस 1, घटा लीजिए यानी 1.74 अब बटा 2, भाग दीजिएगा तो 0.87, लेकिन प्रतिशत में दिया हुआ है सब आंसर, तो प्रतिशत निकाल लीजिए, 100 से गुना कर लीजिएगा यानी कितना आ जाएगा 87%। कितना आपको देखिए 91.3%, 87%, यही आपका सही है, तो इसको टिक कर लेंगे। बाकी दिया हुआ था 100%, 74%, इस तरीके से निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर i माइनस 1 बटा n माइनस 1, ये वियोजन की दर के लिए होता है। आपका संगुणन की दर के लिए भी आपको पता होगा i माइनस 1 बटा n माइनस 1, इस तरीके से संगुणन का दर ज्ञात किया जाता है। आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, i का मान दिया हुआ था, n का मान निकाल सकते हैं, आप फॉर्मूला में रख करके बना लीजिए, कोई दिक्कत। आइए अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक जलीय घोल की हिमांक दिया हुआ है। जलीय घोल का हिमांक कितना है 0.186 डिग्री सेल्सियस है। अगर Kf का मान इतना है तो Kb का मान इतना है, तो इस घोल की क्वथनांक में उन्नयन की गणना करें। बाबू हिमांक दिया हुआ है आपको, Kf और Kb का मान दिया हुआ है, क्वथनांक में उन्नयन की गणना करना है। फिर एक बार ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए। एक जलीय घोल की हिमांक -0.186 डिग्री सेल्सियस है। अगर Kf 1.86 हो और Kb 0.512 है, तो इस घोल का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले घोल की मूलता ज्ञात कीजिए। आपका दिया है क्वथनांक, दिया है ना, क्वथनांक दिया है 0.186 डिग्री सेल्सियस, इस दिया माइनस में। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 में से इसको घटा लीजिएगा तो हिमांक में अवनमन मिल जाएगा, यानी डेल्टा TF कितना मिल गया 0.186। अब यहां से सांद्रता निकालते हैं। आपको पता है डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलालता, डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलालता। डेल्टा TF का मान कितना है 0.186, KF का मान कितना है, KF का मान 1.86, मोलालता गुने मोलालता बराबर पर 0.186, इधर से आया तो 1.86 आ गया आपका नीचे, भाग दीजिएगा तो 0.1, मोलालता कितना आ गया 0.1। अब आपको निकालना क्या है क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा TB निकालना है। डेल्टा TB बराबर KB इंटू m कितना है 0.1 और Kb का मान कितना दिया हुआ है 0.521, दोनों में गुना कर दीजिए। गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 0.1 से गुना करके देख लीजिए कितना आ रहा है, आएगा 0.0512, यानी देख लीजिए ऑप्शन 0.186, 1.86 माइनस 0.512 और ये है 0.0512, कितना होगा 0.0512। सबसे पहले आपको हिमांक में अवनमन से क्या किए, मोललता ज्ञात कर लिए और फिर क्वथनांक में उन्नयन वाले फॉर्मूला में रख करके बना लिया गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन भी देता है, जैसे इसी प्रकार से न्यूमेरिकल्स आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला याद रखिएगा तो आसानी से बना सकते हैं। जैसे फॉर्मूला अभी हमने बताया कि डेल्टा TF बराबर KF इंटू एम, डेल्टा TB बराबर KB इंटू एम, दोनों फॉर्मूला आपको पता रहे तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस वैल्यू पुट कीजिएगा, वैल्यू पुट करने के बाद आप गुना भाग कर लेना है और देख लीजिए कितना आ रहा है। ऑब्जेक्टिव में जो न्यूमेरिकल्स देगा उसका गुना भाग करना बहुत आसान रहेगा, बहुत आसान। आइए उस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, यानी कौन सी सांद्रण की इकाई है जो ताप के ऊपर निर्भर नहीं करती है, ताप से स्वतंत्र होती है। ताप से स्वतंत्र कौन होगा बाबू, मोललता। कौन मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, भार आयतन प्रतिशत या भार आयतन अनुपात।
देखिए मोललता जो होती है वो ताप के ऊपर निर्भर नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि पता है मोललता बराबर विलेय का भार गुने 1000। मोललता बराबर विलेय का भार गुने 1000 बटा अणु भार गुने विलायक का भार, अणु भार गुने विलायक का भार। ये फॉर्मूला होता है। देखिए भार है, ये भी भार है, द्रव्यमान है, ये भी भार है। आप बताइए ताप से भार प्रभावित होता है? नहीं, ताप से भार प्रभावित नहीं होता है। जब ताप से भार प्रभावित नहीं होता है तो मोललता भी प्रभावित नहीं होगी। कोई दिक्कत? इसीलिए मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती है। मोलरता सामान्यता कुछ भी ऑप्शन में दिया हो, लेकिन मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती है। एक चीज और ताप से प्रभावित नहीं होगा, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? विलेय का भार बटा विलयन का भार गुने 100। दोनों भारी है तो वो भी प्रभावित नहीं होगी। मोल प्रभाज मोल संख्या प्रभावित हो सकती है क्या? नहीं, संख्या भी प्रभावित नहीं होती है ताप से, तो मोल प्रभाज भी प्रभावित नहीं होगा। तो याद रखेंगे जिसमें ऐसा कंपोनेंट हो जो ताप से स्वतंत्र होता हो, ताप से प्रभावित नहीं होता हो, वही ताप से प्रभावित नहीं होगा। जैसे मोललता की बात कर रहे थे, मोललता में सब भार ही है, यह भी प्रभावित नहीं होगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दो द्रवों के एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है, दो द्रवों का मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है, तो वो कहलाता है। देखिए जो एक ही ताप पर उबलेगा, द्रव का मिश्रण बना दिया गया कि जिसमें दोनों अवयव विलेय और विलायक अगर एक ही ताप पर उबलता है तो उसको कहा जाता है स्थिर क्वथनाई, यानी एजियोट्रॉपिक मिक्सर, एजियोट्रॉपिक मिश्रण। उसको क्या कहेंगे? एजियोट्रॉपिक मिश्रण। आपको पता होगा कि वैसे विलयन जिसके अवयवों को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, उसी को एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। भौतिक विधि द्वारा अलग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि दोनों का क्वथनांक सेम होता है, और जब क्वथनांक सेम होगा तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग? एजियोट्रॉपिक मिश्रण। समझ रहे हैं इस चीज को? यही कह रहा है कि स्थिर ताप पर उबलता है, स्थिर संगठन पर उबलता है। स्थिर संगठन पर उबलेगा यानी दोनों का क्वथनांक समान होगा तभी ना, दोनों का क्वथनांक समान होगा तभी जाके स्थिर संगठन पर उबलेगा, तो उसको एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। समझ गए? आप सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिए और इसको याद रखने की कोशिश कीजिए, ये सभी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका समुद्रीय जल का परासरिक दाब यानी परासरणी दाब। समुद्रीय जल का परासरिक दाब लगभग होता है, यानी समुद्र का जो जल है उसकी परासरणी दाब कितना होता है लगभग में बताना है। लगभग में कितना होता है? तो बाबू 25 से 35 एटीएम होता है। कितना होता है? 25 से 35 एटीएम। इसको याद रखिएगा कि समुद्री जल का परासरणी दाब कितना होगा? 25 से 35 एटीएम। ऑप्शन देख लेते हैं फिलहाल। 30 एटीएम, 20 एटीएम, 10 एटीएम, 1 एटीएम। कितना होगा लगभग में बताइए? 25 और 35 के बीच में कौन है? 30 है, तो 30 एटीएम होगा। समुद्री जल का परासरणी दाब कितना होगा? 30 एटीएम। याद रखिएगा 25 से 35 के बीच का कोनो ऑप्शन दिया जा सकता है। 25 से 35 के बीच का कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा। हाँ, यहां पर 30 दिया हुआ है, 30 एटीएम। याद रखें कितना होगा? 25 से 35 एटीएम। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। बाबू शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आपको पता है जो शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है, और उदासीन चीज का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन देखिए 1, 4, 3 और 7। कितना होगा बाबू? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। अगर अम्लीय जल होगा तो एसिडिक होगा, अम्लीय जल होगा तो 7 से कम होगा। कितना होगा? 7 से कम। अगर क्षारीय जल होगा तो 7 से ज्यादा होगा। 7 से ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, अगर उदासीन है तो 7, अम्लीय होगा तो 7 से कम, और क्षारीय होगा तो 7 से ज्यादा। तो अम्लीय जल का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। फिर देखिए आ गया अणुसंख्य गुणधर्म। पिछला वीडियो में अगर आप अभी देख लिए हैं तो पिछला वीडियो में बताया गया है कि अणुसंख्य गुणधर्म 4 होता है। कौन कौन?
क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरणी दाब और सापेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, चारों पिछले वीडियो में बताए हैं। आप अगर नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के देख सकते हैं वीडियो, पिछले क्लास का वीडियो। देखिए ये विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म आपका 4 होगा। कौन कौन? क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरणी दाब और आपका सापेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या है? तत्व घनत्व है, द्रव्यमान है, क्वथनांक में उन्नयन, यही होता है ना। क्वथनांक में उन्नयन होगा आपके अणुसंख्य गुणधर्म। क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा? अणुसंख्य गुणधर्म। ताप तो होता नहीं है, ये तीनों नहीं होता है, कौन होगा? क्वथनांक में उन्नयन। तो याद रखेंगे, चारों को याद रखेंगे, सापेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरणी दाब। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, सब्जेक्टिव के लिए भी चारों इंपॉर्टेंट है। आप चारों को विशेष ध्यान देकर के एक बार पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्याएं गुणधर्म नहीं है? अणु संख्याएं नहीं, अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अब कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? आपका 4 बताया अभी। कौन कौन? सापेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरणी दाब। देखिए इनमें से कौन नहीं है? उसमें हिमांक में अवनमन है, एकदम अणुसंख्य गुणधर्म है। क्वथनांक में उन्नयन है, एकदम अणुसंख्य गुणधर्म है। प्रकाशीय क्रियाशीलता, ये अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता है। प्रकाशीय क्रियाशीलता अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता है। वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन ये भी होता है। यानी सही आंसर कौन होगा? सी, सही आंसर सी। ये तो सब अणुसंख्य गुणधर्म है। कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? प्रकाशीय क्रियाशीलता, ये अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता है। तो अणुसंख्य गुणधर्म का नाम ही याद रखना है चारों का। अभी जब जैसा हमने कहा भी कि वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, सब्जेक्टिव के लिए भी सेम इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। बहु परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? देखिए परमाणु द्रव्यमान आपको पता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1 होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1 होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 0 होता है। लगभग की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 0। तो इलेक्ट्रॉन पे तो निर्भर करेगा नहीं, किसके बराबर होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के ऊपर निर्भर करेगा। किसके ऊपर निर्भर करेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। यानी कह लें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की परमाणु द्रव्यमान बराबर होती है। किसके बराबर होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के बराबर। परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर इसके ऊपर तो होती नहीं है, इलेक्ट्रॉन का भार 0 होता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बाबू इलेक्ट्रॉन का तो ऑलरेडी 0 हो गया, तो ये होगा नहीं। परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के बराबर। सही आंसर है, परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के बराबर होगा। आपको पता है प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 होता है, न्यूट्रॉन का 1 होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं निकलेगा, दोनों को जोड़ के आप निकाल सकते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान दोनों की संख्या के योगफल के बराबर होता है। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है पीवी बराबर एस टी। पीवी बराबर एस टी में एस का मान है। एस का मान क्या है? देखिए पीवी बराबर एन आर टी, ये आदर्श गैस समीकरण होता है। पीवी बराबर एन आर टी। अगर मोल 1 हो, यदि मोल 1 हो, जब मोल 1 हो तो पीवी बराबर क्या होगा? आर टी। यानी पीवी बराबर आर टी, तो आर किसके बराबर है? यही ना है, पीवी बराबर आर टी। यानी आर एस दोनों बराबर होगा ना, आर के मान के बराबर, एकदम सही मान है, आर के मान के बराबर। आर से छोटा तो हो ही नहीं सकता है, फॉर्मूला देखिए सेम ही वही है, तो आर के मान के बराबर होगा। आर से मान से बड़ा यानी आर के मान के बराबर होगा। यहां एस किसके लिए दिया है? आर के लिए। आर बाबू नियत होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। आर एक गैस स्थिरांक इसको कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? गैस स्थिरांक। तो यहां पर एस के रूप में दे दिया है। खैर थोड़ा सिंबल चेंज किया, बाकी कुछ नहीं किया है। आर क्या है? एस और आर दोनों बराबर ही है, आर के जगह पर एस लिख दिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों की इंथाल्पी, मिश्रित होने के कारण अवयवों की इंथाल्पी में परिवर्तन होता है। देखिए आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों की इंथाल्पी में परिवर्तन होता है।
आपको पता होगा कि आदर्श विलयन जब बनता है तो इंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है, इंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है। जबकि वही अनादर्श विलयन होता तो उसके इंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता, चाहे पॉजिटिव परिवर्तन होता चाहे निगेटिव होता, लेकिन परिवर्तन हो जाता। आदर्श विलयन बनते वक्त उसके अवयवों के इंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य होता है, यानी उसके इंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होगा। आप याद रखेंगे आदर्श विलयन के समय इंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होगा और आयतन में परिवर्तन शून्य होगा, दोनों में परिवर्तन शून्य होता है। इंथैल्पी में परिवर्तन और आयतन में परिवर्तन दोनों में शून्य होगा, लेकिन अनादर्श विलयन में ऐसा नहीं है। अनादर्श विलयन में इंथैल्पी में भी परिवर्तन हो जाता है और उसके आयतन में भी परिवर्तन हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न है आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके आइसोटोनिक कहते हैं वैसे विलयन जिसकी सांद्रता बराबर हो। सांद्रता क्या हो? बराबर। जब दोनों की सांद्रता बराबर होगी उसको आइसोटोनिक कहेंगे। और सांद्रता बराबर हो गई तो उसकी क्वथनांक उसके अणुसंख्य गुणधर्म भी बराबर हो जाएगा। कोई भी अणुसंख्य गुणधर्म हो, चाहे पारस्परिक दाब हो, चाहे हिमांक में अवनमन होता तो यह भी हो जाता, क्वथनांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन होता तो यह भी हो जाता। लेकिन ये हिमांक और क्वथनांक है, हिमांक क्वथनांक समान नहीं होगा। हिमांक में अवनमन समान होगा, क्वथनांक में उन्नयन समान होगा। अवनमन का मतलब होता है घट जाना, कितना घटेगा वो समान होगा, या क्वथनांक में उन्नयन कितना क्वथनांक बढ़ेगा वो समान होगा, लेकिन क्वथनांक और हिमांक समान नहीं होगा। हाँ, पारस्परिक दाब जो होता है वो समान होता है। यानी आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनका कंसंट्रेशन यानी सांद्रता बराबर होती है, यानी परासरण दाब समान होती है, यानी अणुसंख्य गुणधर्म समान होती है। याद रखेंगे आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनकी सांद्रता बराबर होती है, और जब सांद्रता बराबर तो अणुसंख्य गुणधर्म भी बराबर। कौन ऑप्शन में देता है उसके आधार पर आप टिक कर लीजिएगा। कभी कहेगा कि सांद्रता बराबर होती है, कभी कह देगा क्वथनांक में उन्नयन बराबर होता है, हिमांक में अवनमन बराबर होता है, पारस्परिक दाब बराबर होता है, तो सब अणुसंख्य गुणधर्म बराबर होगा, लेकिन सांद्रता बराबर जरूर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? बाबू देख लीजिए, यहां पर आपको अभी हमने कहा था, पिछला एक क्वेश्चन बताए थे कि NaOH किस में टूटेगा? Na प्लस और OH माइनस में। कितना अणु में टूटा बाबू? 2 गो। इसकी सांद्रता कितना है? 0.1 नहीं 1.0 है। गुना किए तो कितना आ गया? 2 आ गया। सॉरी, गुना किए तो कितना आ गया? 2 आ गया। गुना किए तो 2 आ गया। देखिए यहां पर इसकी Na2SO4 है तो टूटेगा 2 गो Na प्लस SO4 2 माइनस, यानी 2 गो एगो 3 गो। कितना अणु में टूटा? 3 गो। और सांद्रता कितना है? 0.1 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1.0 था, यहाँ 0.1 है। 0.1 गुना किए तो 0.3। यहाँ देखिए NH4NO3 यानी टूटेगा अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन 2 गो में, और +1 यानी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। NH4NO3 था। एक KNO3 देखिए K का कितना है? K प्लस NO3 माइनस, NO3 माइनस, दोनों को देखिए कितना अणु? 2। और सांद्रता कितना है? 1। 2 एकम 2 बाबू, 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, तो इस तीनों का तो अणुसंख्य गुणधर्म समान होगा। कह रहा है कि अधिकतम, थोड़ा सा क्वेश्चन गलती दे दिया है, इसको पूछना चाहिए था कम, काहे कि अधिकतम तीनों का तो बराबर है, सबसे कम इसका है, अब बाकी 3 गो का बराबर है। जब बाकी 3 गो का बराबर है तो कम पूछना चाहिए था। सबसे कम किसका होगा? इसका होगा। सबसे कम इसका होगा। ज्यादा किसका होगा? तो तीनों का बराबर है। तो तीनों का बराबर है तो हम ज्यादा का आंसर दे ही नहीं सकते हैं, ऑल ऑफ दिस आंसर तो है नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, देखिएगा यहां पर थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, क्वेश्चन टाइपिंग गलती हो गया है। आप यहां पर जिसका गुणनफल ज्यादा आएगा उसका अणुसंख्य गुणधर्म ज्यादा होगा, और जिसका गुणनफल कम आएगा उसका अणुसंख्य गुणधर्म कम आएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है एक घोल जिसकी परासरण दाब
300 केल्विन ताप पर इतना है तो इस घोल की सांद्रता क्या होगी। देखिए परासरण दाब कितना दिया हुआ है, इतना, तो वायुमंडल है तो इस घोल की सांद्रता क्या होगी। बाबू पता होगा आप लोग को P बराबर CRT, P बराबर CRT। P का मान कितना दिया हुआ है 0.0821, C का मान निकालना है हम लोग को बराबर C, R का मान भी 0.0821 गुने 300, तापमान केल्विन कितना है 300, इससे ये कट जाएगा, यानी C बराबर 1/300 में भाग करके देखिए कितना आ रहा है। इनमें से कोई भी शायद ऑप्शन नहीं होगा, 0.003 आंसर आना चाहिए। आप भाग करके देख लीजिए, ये ऑप्शन होगा 0.0033 मोलर, 0.33 मोलर। आपके ये बोर्ड के एग्जाम में भी ऑप्शन गलती दिया हुआ है, 0.033 दिया हुआ है, आपको करना होगा 0.0033, लेकिन टिक यही कीजिएगा 0.0033 मोलर। ये आपका ये सांद्रता निकल गया। आप यहां से सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं, क्या है P बराबर CRT। P का मान दिया हुआ है, R का मान पता है सेम इतना ही होता है, और T का मान दिया हुआ है, सांद्रता नहीं निकलेगा, सांद्रता निकाल करके टिक कर लेना होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है HCl और H2O के स्थिर क्वाथई मिश्रण है, एजियोट्रॉपिक मिश्रण है, स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है एजियोट्रॉपिक मिश्रण, जिसको समान ताप पर उबलता है। तो याद रखेंगे 22.2% ये जो सांद्रता होगा HCl और H2O का, तो समान ताप पर उबलेगा, दोनों उबलेगा किस ताप पर, समान ताप पर। अगला प्रश्न है परासरणी दाब बढ़ता है जब, परासरणी दाब कब बढ़ता है, परासरणी दाब अभी बताया गया है P बराबर CRT। परासरणी दाब कब बढ़ेगा, जब C बढ़ेगा तब, चाहे T बढ़ेगा तब, सांद्रता बढ़ाएंगे तब, चाहे ताप बढ़ाएंगे तब। देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया है, तापमान बढ़ता है, सही बात है, तापमान बढ़ा देंगे तो दाब बढ़ेगा, यही ऑप्शन सही होगा। तापक्रम घटता है, जब तापमान घटाएंगे तो परासरणी दाब भी घटेगा। आयतन बढ़ता है, आयतन के ऊपर भी परिवर्तन होगा, और इनमें से कोई नहीं, यानी तापक्रम जब बढ़ाएंगे तो इसका दाब क्या होगा, बढ़ेगा, परासरणी दाब बढ़ेगा। ज्ञात कर सकते हैं आप लोग, बस फॉर्मूला याद रखना है, P बराबर CRT या P बराबर N/VRT। इस तरीके से देख लीजिए तापमान बढ़ाने पर आपका दाब भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका क्या कारण है, इसका कारण क्या है, यह कारण है, क्या कारण दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है। आप बताइए, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसका क्या कारण है। कारण की बात करें तो कारण इसका क्या है, तो परासरण, पहले का ऑप्शन दिया है परासरण। परासरण आपके हिमांक को प्रभावित करता है क्या, नहीं प्रभावित करता है। जल अपघटन, जल अपघटन भी इसका कारण नहीं है। हिमांक में अवनमन, हाँ, हिमांक जो 0 डिग्री सेल्सियस ताप था, जल 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ में बदल जाता है। अब उसमें जब नमक मिला दिया जाएगा तो उसके हिमांक में अवनमन हो जाएगा, यानी हिमांक में जब अवनमन हो जाएगा इट मीन्स उसका हिमांक पहले से घट जाएगा, यानी उसका ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। इसके पीछे का कारण क्या है, हिमांक में अवनमन। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है 1 मोलर चीनी के घोल, चीनी के विलयन का हिमांक में अवनमन, यानी चीनी के घोल का 1 मोलर सांद्रता दिया हुआ है, उसके विलयन का हिमांक में अवनमन 1 मोलर सोडियम क्लोराइड के विलयन से हिमांक में अवनमन से क्या होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है या बराबर होता है, यही बताना है। जैसे देखिए चीनी का घोल, क्वथनांक हिमांक में अवनमन की बात कर रहा है, हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है, तो जैसे अणुसंख्य गुणधर्म निकालने के लिए बताया वैसे ही निकालिए। मोलरता कितनी है, 1, मोलरता 1 है, और चीनी तो टूटता नहीं है, यानी 1 गुने 1 बराबर 1 के परास में होगा। जैसे अब सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड की मोलरता कितनी है, 1, और सोडियम और क्लोराइड 2 आयन में टूटेगा, यानी मोलरता 1 और अणु कितना हो जाएगा 2, यानी 1 गुने 2, इसका परास कितना हो गया 2। आप बताइए किसकी अणुसंख्य गुणधर्म ज्यादा होगा, जिसकी अणु की संख्या ज्यादा होगा, किसका अणुसंख्य गुणधर्म कम होगा, जिसकी
अणु की संख्या कम होगा। अब हिमांक अवनमन की बात कर रहे हैं। हिमांक अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है, तो किसका अणुसंख्य गुणधर्म कम है? चीनी का। अब जैसे क्वेश्चन कर रहा था 1 मोलर चीनी के विलयन का हिमांक अवनमन 1 मोलर सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिमांक अवनमन से क्या होगा? कम होगा। यानी सही आंसर क्या होगा? कम। आप आसानी से इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं किसका हिमांक अवनमन या कह लीजिए अणुसंख्य गुणधर्म ज्यादा होता है या कम होता है। देखिए अभी आपको लिए लाया गया था सॉल्यूशन का, विलयन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चंस को याद करके रखते हैं तो आप एग्जाम्स का क्वेश्चंस आसानी से क्लियर करके आइएगा। अभी तक आपके सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया जा चुका है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सॉल्यूशन का 10 क्वेश्चंस पिछले वीडियो में बताए थे, उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप दोनों वीडियो को पहले देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देख करके सभी क्वेश्चंस को याद रखिएगा। अगले क्लास में लेकर के आएंगे 3rd चैप्टर यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा सबको लेकर के आया जाएगा। आप उस चीज को देख करके आसानी से याद रख सकते हैं और एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, अपने YouTube चैनल एटॉमिक केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।